हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माइंडस्केप जीएस। ये फर्स्ट वीडियो रहने वाला है हमारे ज्योग्राफी सीरीज का, जो कि हम लोग ज्योग्राफी, फिजिकल और इंडियन दो सेक्शन में करने वाले हैं। तो फिजिकल ज्योग्राफी का सबसे फर्स्ट चैप्टर है ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ अर्थ। ओके, इसमें हम लोग ज्योग्राफी का बेसिक चीज़ जानेंगे। ओके, तो ज्योग्राफी हम लोग बोलते हैं स्टडी ऑफ अर्थ के बारे में, है ना। और जो भी ह्यूमन इंटरेक्शन होता है उसके आसपास के सराउंडिंग, आसपास के इन्वायरमेंट के साथ, उसी का जो स्टडी हम लोग करते हैं उसी को हम लोग जियोग्राफी बोलते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम लोग को यूनिवर्स के बारे में जानना है। फर्स्ट चैप्टर में बेसिक चीज़ है, ठीक है। सबसे पहले व्हाट इज़ यूनिवर्स, एक ऐसा क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में कभी नहीं पूछा जाएगा, लेकिन फिर भी जान लीजिए कि आसपास का जो भी आपका सराउंडिंग है, जो भी स्पेस है आपके आसपास में, उसी को यूनिवर्स बोला जाता है, जो कि एम्प्टी स्पेस है। ओके, ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स से रिलेटेड कुछ थ्योरीज है, ठीक है। और भी बहुत सारा थ्योरीज है, जैसे कि पल्सेटिंग थ्योरी वगैरह, तो उतना ज़्यादा आपके एग्जाम में पूछा नहीं जाता। जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है बिग बैंग थ्योरी और एक एक्सपैंडिंग यूनिवर्स थ्योरी, हाइपोथेसिस। ओके, तो यहाँ पे थ्योरी और हाइपोथेसिस के बीच में हम लोगों को डिफरेंस समझना है कि थ्योरी हम लोग बोलते हैं जो कि सपोर्टेड बाय एविडेंस, ठीक है, सपोर्टेड बाय फैक्ट है। और हाइपोथेसिस जो कि इसको सपोर्ट करता है कोई एजम्पशन, ठीक है। हाइपोथेसिस एक तरह से एजम्पशन होता है, एजम्पशन को बेसिस मान के हाइपोथेसिस दिया जाता है। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट आपको जानना है बिग बैंग थ्योरी। ओके, तो बिग बैंग थ्योरी को दिया था एडविन हबल ने, ठीक है। अकॉर्डिंग टू बिग बैंग थ्योरी, जो एंटायर यूनिवर्स है ये पूरा एक पॉइंट ऑफ सिंगुलैरिटी से ओरिजिनेट हुआ है, ठीक है। पॉइंट ऑफ सिंगुलैरिटी मतलब कि जो पूरा यूनिवर्स है वो एक सिंगल एटॉम था, ठीक है, जिसका कि वॉल्यूम जिसको इमेजिन नहीं किया जा सकता, मतलब इतना ज़्यादा था। टेम्परेचर इनफाइनाइट और डेंसिटी भी इनफाइनाइट, ठीक है। तो जब इतना सारा जब एक ही जगह मतलब एक पॉइंट पे है, तो सम वहाँ से एक एक्सप्लोजन हुआ। एक्सप्लोजन कब हुआ? 13.7 बिलियन ईयर एगो। ओके, कहीं कहीं 13.8 भी होता है, जिसको एक अप्रोक्सीमेट मान के चला जाता है 13.7, 13.8। ओके, इस समय एक्सप्लोजन हुआ जिसकी वजह से जो यूनिवर्स है वो फॉर्म किया, ठीक है। इसी वजह से जो यूनिवर्स है, एक्सप्लोजन में क्या होता है, कोई भी चीज़ एक्सपैंड करता है ना, तो इसी वजह से यूनिवर्स अभी तक एक्सपैंड कर रहा है, ठीक है। इसमें कुछ और भी फैक्ट्स है, जैसे कि पहला एटॉम 3 मिनट लेटर बन गया था, ठीक है। लगभग 3 लाख साल एक्सप्लोजन के बाद जो टेम्परेचर है वो 4500 केल्विन ड्रॉप हुआ, ठीक है। और एक अल्टरनेटिव थ्योरी है फ्रेडवेल का, जो कि स्टेडी स्टेट थ्योरी है, जिसमें कि ये बोला गया है कि यूनिवर्स शुरू में भी सेम साइज का था, अभी भी सेम साइज का है, लेकिन ये इसको उतना करेक्ट नहीं माना जाता। एक्सपेंडिंग यूनिवर्स थ्योरी हाइपोथेसिस को थोड़ा करेक्ट माना जाता है, क्योंकि जो अगर रेडशिफ्ट थ्योरी अगर हम लोग देखें, या कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन के बारे में हम लोग पढ़ें, ठीक है। एक करंट अफेयर में आपका एक पॉइंट भी आया था कि आपका लीगो ऑब्जर्वेटरी कहाँ लग रहा है भारत में, तो हिंगोली में लग रहा है ना। दुनिया में 3 ही, तो वो CMB को रीड करता है। जब CMB को रीड किया जाता है तो पता चलता है कि यूनिवर्स एक्सपैंड कर रहा है, ठीक है। तो वहीं से एक्सपेंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस को और ज़्यादा सपोर्ट मिलता है, ठीक। ब्रेडवेल का एक स्टेडी स्टेट थ्योरी है, यह भी जानना है हम लोग को कि इसमें कहा गया है कि यूनिवर्स हमेशा सेम साइज का है एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। बिग बैंग थ्योरी समझ लिए कि एक 13.8 बिलियन ईयर एगो एक एक्सप्लोजन हुआ था जिससे कि यूनिवर्स फॉर्म किया, ठीक है। और एक थ्योरी आता है जिसको कि नेबुलर हाइपोथेसिस बोलते हैं हम लोग। ये भी एक हाइपोथेसिस है, ये भी एक एजम्पशन है। इसमें बोला जाता है कि यूनिवर्स एक नेबुला था। नेबुला क्या होता है? एक क्लम्स होता है, मतलब क्लाउड होता है, हाइड्रोजन गैस, हीलियम गैस और भी बहुत सारे डस्ट पार्टिकल वगैरह का। ये सारा आपस में ड्यू टू ग्रेविटेशनल पुल कॉन्ट्रैक्ट करने लगा, ठीक है, या एक्यूमुलेट हुआ और भी ज़्यादा होने लगा, तो वो उस कॉन्ट्रैक्शन की वजह से वो स्पिन करना शुरू कर दिया। जब स्पिन करना शुरू कर दिया तो बीच में सेंटर में एक बल्ज बन गया, और वही बल्ज लेटर ऑन फिर स्टार बन जाता है, और जो रिमेनिंग पार्ट्स है वो प्लैनेट्स बन जाता है। तो ये एक नेबुलर हाइपोथेसिस है, ओके। इसके बाद हम लोगों को बर्थ एंड इवोल्यूशन ऑफ स्टार जानना है, ठीक है। तो स्टार शुरू कैसे होता है? वो सबसे पहला स्टेज होता है प्रोटो स्टार, ओके। तो बोला जाता है कि जो सारे गैसेज है वो आपस में एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाते हैं, कैसे? ग्रेविटेशनल पुल की वजह से, ठीक है। और जब वो बहुत ज़्यादा कंडेंस होने लगते हैं, स्टार का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि वो लाइट एमिट करेगा और हीट एमिट करेगा, है ना। और कब होता है लाइट और हीट एमिट? जब अंदर में फ्यूजन रिएक्शन स्टार्ट होता है। फ्यूजन किसका? हाइड्रोजन और हीलियम का। लेकिन अभी फ्यूजन रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ, बस एक्यूमुलेट हुआ है, और वो कंडेंस्ड बॉडी जो होगा उसको प्रोटोस्टार बोलेंगे, ओके। तो प्रोटोस्टार कैसा होता है? बड़ा होता है, डार्क होता है,
एक गैस का एक बॉल है, ओके, जो कि लाइट एमिट अभी नहीं कर रहा है, लेकिन जब फर्दर कॉन्ट्रैक्शन होते रहेगा तो फिर जो हाइड्रोजन और हीलियम है अंदर में वो कॉन्ट्रैक्ट करना मतलब आपस में कोलाइड करना शुरू कर देगा। इसके वजह से कोलिजन से क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज होगा, और उस टेम्परेचर के इंक्रीज होने से फिर फ्यूजन रिएक्शन स्टार्ट होता है, और जब फ्यूजन रिएक्शन स्टार्ट होता है तो वहीं से स्टार का जन्म माना जाता है। जैसे कि हमारे सन में भी फ्यूजन हाइड्रोजन और हीलियम रिएक्ट करते हैं, जिसकी वजह से हम लोगों का सन हीट और लाइट को इमिट कर पाता है, इसी वजह से स्टार कोई भी शाइन करता है। ओके, तो स्टार इसी को बोलते हैं हम लोग। और एक चीज़ याद रखना है कि जो स्टार है उसमें न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन होता है। ओके, उसके बाद फिर रेड स्टार क्या होता है, ये नेक्स्ट स्टेप है स्टार के बाद। तो जो मतलब कोर है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, उसके बाद जो कोर है वो मतलब दो भाग में बढ़ जाता है। एक कोर हो जाता है जो कि अंदर रहता है, और एक आउटर अथी होता है, तो मतलब आउटर सरफेस होता है। तो आउटर सरफेस में रिएक्शन हो रहा है, लेकिन अंदर में जब फर्दर कॉन्ट्रैक्शन होते रहेगा तो फ्यूल अनलिमिटेड तो नहीं होता, एक समय के बाद खत्म, अंदर का एग्जॉस्ट हो जाएगा। ठीक है, जब अंदर का जब फ्यूल एग्जॉस्ट हो जाता है और बाहर में फ्यूजन रिएक्शन हो रहा है कंटिन्यूसली होता ही चला जाता है, तो जो स्टार है इसका आउटर सरफेस एक्सपैंड कर जाता है, एक्सपैंड करके रेड हो जाता है, फिर ये लेटर ऑन फिर फट भी जाता है। ओके, तो फिर डेथ ऑफ स्टार माना जाता है उसको। ठीक है, तो इसी को हम लोग रेड स्टार बोलते हैं या रेड जायंट बोलते हैं। ठीक है, और सन को बोला जा रहा है कि लगभग कुछ समय के बाद जब सन रेड स्टार के रूप में आ जाएगा तब ये मरकरी, वीनस, अर्थ जैसे प्लैनेट्स को इनगल्फ कर लेगा, जिसमें कि अभी करीब लाखों वर्ष होंगे, है ना। फिर ड्वार्फ स्टार एक चंद्रशेखर लिमिट आपको याद रखना है बस। इसमें बस एक ही चीज़ इंपॉर्टेंट है कि 1.44 टाइम्स मास ऑफ सन जो भी स्टार होता है उसको वाइट ड्वार्फ माना जाता है। ठीक है, चंद्रशेखर लिमिट है 1.44। सोलर सिस्टम जानना है, तो सोलर सिस्टम में सबसे इंपॉर्टेंट है सन। सन क्या है, जो हम लोग का अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है। ठीक है, सन एक बॉल है हॉट गैस का, जिसमें कि हाइड्रोजन और हीलियम है। सन क्यों चमकता है, ड्यू टू न्यूक्लियर फ्यूजन, जिसमें कि हाइड्रोजन और हीलियम कोलाइड करके न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन करते हैं, जिसकी वजह से हीट और लाइट एमिट होता है। इसका जो शाइनिंग सरफेस होता है उसी को हम लोग फोटोस्फीयर के नाम से जानते हैं। ओके, और जो सबसे आउटर सरफेस होता है, ठीक है, सन के एटमॉस्फेयर का, जो कि हॉट गैस का एक लेयर होता है, उसको हम लोग कोरोना बोलते हैं। ठीक है, कोरोना, जो कि हम लोगों को एक्लिप्स के दौरान दिखता है। फिर एक गोल्डी लॉक जोन है। गोल्डी लॉक जोन बोलते हैं वो हैबिटेबल जोन जहाँ पे जो पानी है वो लिक्विड स्टेट में रहे। ठीक है, जहाँ पे लाइफ सपोर्ट करता है, जैसे अर्थ जो कि गोल्डी लॉक जोन में लाई करता है। प्लैनेट्स किसको बोलते हैं, तो प्लैनेट्स उस हेवनली बॉडी को बोलते हैं। हेवनली बॉडी मतलब आकाशीय पिंड, ओके, जो कि किसी स्टार के अराउंड रिवॉल्व करता है। ठीक है, हम लोग का जितना भी 8 प्लैनेट है ये सारे एलिप्टिकल पाथ में रिवॉल्व करते हैं। ठीक है, एलिप्टिकल पाथ में 2 फोकस होता है। ठीक, ये लाइट एमिट नहीं करते, खैर ये सब तो पता होगा। प्लैनेट सन के अराउंड वेस्ट टू ईस्ट रिवॉल्व करते हैं, और भी बहुत सारी बातें हैं जो कि नहीं जानना है। एक आपको पता होगा कि 8 प्लैनेट है ना। एक प्लूटो था, तो प्लूटो का केस समझते हैं कि एज पर इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट किसी भी प्लैनेट को प्लैनेट होने के लिए 3 कैरेक्टरिस्टिक्स होना रिक्वायर्ड है। तो उस सेलेस्टियल बॉडी जो है वो सन के अराउंड ऑर्बिट करना चाहिए। तो ये बात प्लूटो फुलफिल करता है। दूसरा है, इट मस्ट हैव सफिशिएंट मास टू एज्यूम हाइड्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, मतलब वो एक राउंड शेप ले ले, इतना उसका मास होना चाहिए। ठीक है, दूसरा कि इसका एक नेबर, मतलब जिस पाथ में वो चल रहा है वहाँ पे कोई दूसरा ग्रह या फिर दूसरा कोई द्वार प्लैनेट, मतलब द्वार प्लैनेट नहीं, जिस पाथ में वो चल रहा है वहाँ पे कोई भी आपका मेटियोर्स वगैरह नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो उसी को मतलब डोमिनेंट बॉडी होना चाहिए जिसका एक अपना ऑर्बिट हो, उसी को वो एक प्लैनेट का, उसको एक प्लैनेट कंसीडर किया जाएगा। लेकिन प्लूटो जो है वो थर्ड जो कैरेक्टरिस्टिक है उसको फुलफिल नहीं कर पाता, इसलिए प्लूटो को ड्वार्फ प्लैनेट माना जाता है। प्लैनेट्स को 2 भाग में क्लासिफाई किया गया है, एक टेरेस्ट्रियल और एक जोवियन। ठीक है, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट उसको बोलते हैं जिसमें कि जिसका जो बॉडी है वो रॉक से मेनली बना हुआ होता है। ठीक है, डिफरेंट मटेरियल्स। और जोवियन बोलते हैं जो कि गैसियस बॉडी। ठीक है, जैसे कि जुपिटर है वो एक गैसियस जाइंट है, सैटर्न है। ठीक है, मार्स के बाद जितना है वो सारा जोवियन प्लैनेट है। ओके, और मार्स से लेके वीनस तक, ठीक है, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जितना ये 4 प्लैनेट टेरेस्ट्रियल है और बाकी के सारे जोवियन प्लैनेट है।
टेरेस्ट्रियल प्लेनेट बोलते हैं जो कि फोरमोस्ट मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, ये सब के पास एक कॉम्पैक्ट रॉकी सरफेस है, जैसे कि अर्थ का टेरा फर्मा। ठीक है, इसमें कोई भी रिंग्स नहीं होता। ठीक, जैसे कि अर्थ के पास कोई भी रिंग्स नहीं है। ठीक है, और इसमें कुछ खास बात नहीं होता। ठीक है, इसमें एक मैग्नेटिक फील्ड है अर्थ के पास, इसकी वजह से इसके पास एक मून है। ऑफ द टेरेस्ट्रियल प्लैनेट वीनस, अर्थ, मार्स हैव सिग्निफिकेंट एटमॉस्फेयर। ठीक है, 3 के पास एटमॉस्फेयर है और मरकरी के पास कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं है, ये बात भी आपको याद रखना है। और एक चीज़, वीनस उल्टा घूमता है। ठीक है, बाकी सब ऐसे घूमते हैं, ये ऐसे घूमता है। ठीक है, even though most of its surface is very hot, there is strong evidence that water ice exists in a location near north and south pole which are kept permanently shaded by crater walls। ठीक है, वीनस के बारे में बोला जाता है कि ये बहुत ज़्यादा क्लोज है, इसका सरफेस बहुत ज़्यादा हॉट है, लेकिन बोला जाता है यहाँ पे वाटर आइस के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। वीनस का एटमॉस्फेयर बोला जाता है कार्बन डाइऑक्साइड से बना हुआ है ना, जो कि बहुत डेंस है। ठीक, मार्स का एटमॉस्फेयर के बारे में बोला जाता है, ये भी कार्बन डाइऑक्साइड है, लेकिन अर्थ से ज़्यादा थीन है। ठीक है, और तो कुछ है नहीं। जोवियन प्लैनेट जैसे कि जुपिटर। ठीक है, 4 प्लैनेट है, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, ये सारे जोवियन प्लैनेट्स, ये गैस जायंट्स माने जाते हैं। ठीक है, ये इनका बॉडी जो है हाइड्रोजन, हीलियम जैसे गैसेस से बना हुआ होता है। ठीक, इनको गैस जायंट बोला जाता है, जिसमें कि मैग्नेटिक फील्ड होता है। इवन जुपिटर का इतना होता है कि अर्थ को जो भी मेटेओर्स, मेटेराइट्स वगैरह हैं उससे बचाता है। ठीक है, सैटर्न को सबसे दूर का प्लैनेट माना जाता है जो कि आंख से देखा जाए। ठीक है, और इसमें सैटर्न का एक मून है जिसका नाम है टाइटन, जिसको कि बोला जाता है कि जो कि लाइफ सपोर्ट कर सकता है, ऐसा लोग एज्यूम कर रहे हैं, क्योंकि जिसके पास अपना एक एटमॉस्फेयर है। और गैलीलियन मून जानना है, जिसमें कि 4 गैलीलियन मून है, जो कि जुपिटर का मून है, इसको डिस्कवर किया था गैलीलियो गैलीली। ठीक है, तो लो सबसे पहला है लो, जिसमें इसको बोला जाता है कि पूरे एंटायर सोलर सिस्टम में सबसे ज़्यादा वोल्केनिकली एक्टिव, मतलब सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी यहीं फटते हैं। दूसरा है यूरोपा, इसको एक्सट्रीमली स्मूथ सेल ऑफ वाटर आइस से कवर किया हुआ है यूरोपा। गैनीमेडी को सबसे बड़ा मून माना जाता है एंटायर सोलर सिस्टम का। और कैलिस्टो, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून सबके पास रिंग है। ठीक, सैटेलाइट, सैटेलाइट किसको बोलते हैं, जो किसी प्लेनेट के अराउंड रिवॉल्व करे, जैसे कि हम लोग का मून है ना। मरकरी, वीनस के पास कोई भी सैटेलाइट नहीं है, बाकी सारे के पास सैटेलाइट है। इवन जुपिटर और सैटर्न के पास प्लेंटी ऑफ मून्स पाए जाते हैं। ठीक है, गैनीमेडी सबसे बड़ा है, टाइटन के पास अपना एटमॉस्फेयर है। अर्थ के मून के बारे में कुछ बात जान लीजिए कि अर्थ का डायमीटर का 1/4 है और वेट 1/8 है। इसके फॉर्मेशन के लिए 3 थ्योरी है। डार्विन का थ्योरी, जिसमें बोला जाता है कि अर्थ और मून एक सिंगल रैपिडली, मतलब एक ही बॉडी था, फिर बाद में वो घूमने की वजह से एक डंबल का शेप ले लिया, फिर दोनों डिटैच हो गए। ठीक है, जो कि एक फालतू एजम्पशन लगता है। उसके बाद एक मटेरियल फॉर्मिंग है, जिसमें कि बोला जाता है मून सेपरेट हुआ था अर्थ से, जो कि जिस जगह से सेपरेट हुआ उस डिप्रेशन को पैसिफिक ओशन माना जाता है। ठीक है, और सबसे जो सपोर्टेड सबसे इम्पोर्टेंट थ्योरी है वो है बिग स्प्लैट थ्योरी। ठीक है, जिसको सबसे ज़्यादा लोग मानते हैं। इसमें बोला जाता है कि नियरली मार्स के साइज के ऑब्जेक्ट जो अर्थ से कोलाइड किया, जिसकी वजह से कुछ मटेरियल अर्थ से अलग हो गया और फिर वो ग्रेविटेशनल पुल के द्वारा सब एक्यूमुलेट हो गया और घूमते घूमते फिर राउंड शेप ले लिया और फिर वो मून कहलाने लगा। एस्टेरॉइड्स क्या होता है, एस्टेरॉइड आर द बेल्ट ऑफ डेब्रीज। ठीक है, कंपोज्ड ऑफ रॉक, मेटल, ये सारे चीज़ से बना हुआ होता है। ठीक, कहाँ पे पाया जाता है, मार्स और जुपिटर के बीच में। ठीक है, लगभग लाखों एस्टेरॉइड्स है, जिसमें कि सबसे बड़ा सेरेस है। ठीक, ये आपको याद रखना, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ठीक, ये एस्टेरॉइड की वजह से हमारे डायनासोर मर गए थे बेचारे, है ना। और जो लोनार लेक है महाराष्ट्र का, इसको क्रेटर लेक माना जाता है। क्रेटर मतलब वहाँ पे जहाँ पे एस्टेरॉइड गिरा, वहाँ पे एक गड्ढा बन गया, उसी को क्रेटर बोला जाएगा। ठीक है, वहाँ पे एक लेक है लोनार लेक महाराष्ट्र का, ये ओनली क्रेटर लेक है भारत का। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट चैप्टर हम लोग करेंगे। तब तक के लिए बने रहिए सब्सक्राइब।